हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। स्पाइसी वाइफ के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बिल्कुल एक सुनसान जगह को, मतलब एक जंगली एरिया जहाँ पर कुछ लोग किसी चीज़ को लेकर जा रहे होते हैं। और वहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी भारी चीज़ को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। उनमें से वाइट शर्ट वाला बंदा कहता है, भाई आखिर हमें और कितने ज़्यादा दूर जाना है? क्या हम से यहाँ पर क्या हम इसे बस यहाँ पर फेंक नहीं दे सकते? ये कुछ ज़्यादा ही भारी है। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता, चुप करो, वो तुम ही थे जिसने उसे गला दबाकर मार दिया। अगर तुम नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं होते। मैंने इन सारी चीज़ों को प्लान किया था कि मैं इन सारी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करूँगा, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन जो भी हो, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बैग खोलते हैं उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि हमारी फीमेल लीड होती है। वो उसकी तरफ देखता है और जीप को चाटना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। और वो कहता है, ये बात तो है कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, लेकिन इस चीज़ से भी कोई मना नहीं कर सकता कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये कहते हुए उसका हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, क्योंकि उसका शरीर अभी भी गर्म है तो क्यों ना हम। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ाता है वो अचानक से ही अपनी आंखें खोल लेती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या वो दोबारा ज़िंदा हो गई? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाता, वहाँ बड़ा पत्थर उठाती है और उसके तरफ अटैक करना शुरू कर देती है। वो उस पत्थर को उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से फेंकती है, जिससे उसकी आंखें ही फूट जाती है और वो कहता है, मेरी आंखें। दूसरा जो बंदा होता है इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, ब्रो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जिसका नाम होता है लिंशुअर, वो खड़ी रहती है और कहती है, अपने उस गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। और वो कहती है, आखिर तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने है? वो बंदा घबराते हुए कहता है, तुम्हारी बहन लिनरेयर ने। जैसे ही उसकी ये बात सुनती है उसे लात मारना शुरू कर देती है और कहती है, बकवास। लिन मेरा लास्ट नेम नहीं है और ना ही मेरी कोई बहन है। वो बंदा उसकी जान की भीख मांग रहा था और कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, उसे लात मारकर आगे बढ़ा देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसने उन दोनों की धुलाई कर दी होती है और वो दोनों ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। वो उनकी तरफ देखती और कहती है, कचरे का ढेर। इसके बाद वो एक लंबी सांस लेती और कहती है, आखिर हुआ क्या है? और वो अपने मन में सोचना शुरू कर देती और कहती है, मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि मैं अपनी पिल्स को रिफ़ाइन कर रही थी, तब तक मैं ज़िंदा थी। और उसके बाद वो अपनी पिछली वाली लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और वो कहती है, यहाँ लोगों के कपड़े कुछ ज़्यादा ही अजीब से हैं और यहाँ की लाइफ फोर्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वो हमारे स्पिरिचुअल लैंड से बहुत ज़्यादा अलग है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक नई सी जगह है या फिर एक दूसरा बिल्कुल नया सा वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही वो ये बात कहती है, वो अचानक से उसका सिर दर्द जैसे ही वो ये बात कहती है अचानक से ही उसका सिर दर्द शुरू हो जाता है और उसके शरीर में, मतलब उसके दिमाग में वो सारी मेमोरीज आने लगती है जो कि असली नींशर की होती है। जहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग उसे मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। जैसे ही वो अपनी सारी इस मेमोरीज़ को रिकवर कर लेती है और वो कहती है, आखिर ये किसकी मेमोरीज़ है? वो अपने पसीने को पूछती है और कहती है, मुझे लगता है कि ये मेरा रीइंकार्नेशन है। और वो कहती है, मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचा था कि इस प्रकार का मेलोड्रामा मेरे साथ में होगा। और वो कहती है, ठीक है, मुझे लगता है कि रीइंकार्नेशन कुछ इसी प्रकार से होता है। और वो असली नीशर की पर्सपेक्टिव से, मतलब जहाँ पर वो एक छोटी सी रैबिट समझ रही होती है, एक पुअर थिंग बोल रही होती है, मतलब एक कमज़ोर सी चीज़। और वो कहती है, मैं मेडिकल विज़ार्ड शाओ शुई हूँ। मैं एक जानी मानी हीलर हुआ करती थी और ये जो मेरे सामने है वो बिल्कुल भी एक मासूम सी चीज़ है जिसके शरीर में मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग है और फिज़िकल भी काफ़ी वीक है। यहाँ तक कि इन सारी चीज़ों को छोड़ भी दे, इससे भी ज़्यादा ख़राब बात यह है कि उसके पास एक विशेष स्टेप मॉम है और एक स्टेप सिस्टर। तो इस चीज़ से मैं मना नहीं कर सकती कि ज़िंदगी नर्क से ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैं एक मैजिकल विज़ार्ड हूँ और उन्होंने हिम्मत करी है मुझे ह्यूमिलेट करने की। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें रची है और मैं इस चीज़ का वादा करती हूँ कि मैं उन सबसे चुन चुन कर बदला लूँगी। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और वो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कहती है, मुझे खुद को बेवकूफ़ दिखाना ज़्यादा पसंद है और यही मेरी स्पेशलिटी है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। वो वहाँ से निकल चुकी होती है, उसके पैर काँप रहे होते हैं और वो कहती है, धत तेरे की, आखिर मुझे अचानक इतना तो ज़्यादा कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है? वो कहती है, उन कमीनों ने, मुझे लगता है कि उन कमीनों ने मुझे पॉइजन दिया था, एक सडक्शन टॉक्सिक होगा। और ये कहते वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और कहती है, अगर मैंने इस ट्रक को जल्दी ही नहीं निकाला तो मुझे लगता है कि मेरे हाथों से निकल जाएगा ये सारी बातें। और ये कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस जंगल के साइड में एक सिटी भी होती है जहाँ से एक कार जा रही होती है। वो कार काफ़ी तेज़ी से जा रही होती है। उसके अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीरिंग, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। ड्राइवर कहता है, बॉस अभी लगभग 5 किलोमीटर बचे हैं, क्या आप जब तक अपने आप को रोक सकते हैं? इसके बाद हमें उस अंदर बंदे को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें कार के अंदर बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन लीड है, जिसका नाम है बुकिन गैंग। और वो कहता है, अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, ये सारी बातें हाथ से निकल चुकी है, बेहतर होगा कि तुम इस कार से निकल जाओ और यहाँ से दूर निकल जाओ और मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहना। वो कहता है, ठीक है सर। जैसे ही वो कार से निकलता है वो अपनी छाती को पकड़ लेता है और उसके आसपास
वो ठंडी हवा और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है और वो कहता है बस मुझे कुछ देर और सहना इन सारी चीज़ों को। और उसके बाद हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे जंगल से निकल रही होती है और वो कहती क्रैप, ये सच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। मेरे हाथों में अभी किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर हॉस्पिटल में जाना होगा। अब हॉस्पिटल वो इसलिए बोल पा रही है क्योंकि भाई उसके शरीर में अब लिंशर की भी मेमोरीज़ है, तो वो दोनों की मेमोरीज एक्सेस कर सकती है। तभी वो सामने कार की तरफ देखती है और कहती है ये तो एक कार है। और ये कहते हुए धीरे धीरे उस कार की तरफ बढ़ती है और कहती है हेलो, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मुझे यहाँ पर आसपास की किसी भी हॉस्पिटल के पास छोड़ सकते हैं। बुकिंग गैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कौन है वहाँ पर। और जैसे ही उसकी तरफ देखता है उसका हाथ पकड़कर उसे कार में खींच लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली हुआ होता है, और उसे अपने नीचे दबा लेता है। लिंशर उसकी तरफ देखती है और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आदमी है, लेकिन ये हवा में क्या चल रहा है, कुछ अजीब सी हवा है ये, उसने मुझे अचानक ही अपने नीचे दबा लिया। बुकिंग गैंग कहता है कौन हो तुम। लिंशर जैसे इन सारी चीज़ों को भापती है वो अपने मन में कहती है ये ठंडी हवा, हाँ ये कोल्ड टॉक्सिन है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, आखिर इस आदमी को इस कोल्ड टॉक्सिन को दिया किसने है। बुकेन गैंग उसके ना जवाब देने पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है मेरे पास इतना ज़्यादा सब्र नहीं है, मुझे जल्दी से जवाब दो, किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। लिंशर अपने मन में कहती है क्रैप, मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, मैं खुद लिंशर कहती है क्रैप, मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, मैं खुद को और ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकती, ये ड्रग मेरे अंदर से किक इन कर रहा है। तभी वो मुस्कुराती और कहती है ठीक है, मेरे पास एक रास्ता तो है ही, और मुझे लगता है कि ये टाइम भी बिल्कुल सही है इन सारी चीज़ों के लिए। और ये कहते उसकी टाई पकड़ लेती है और कहती है मेरे अंदर आग है और तुम्हारे अंदर ठंडक, तो लगता है कि हमें इन सारी चीज़ों को एक्सचेंज करना होगा और दोनों के अंदर के टेम्परेचर को बराबर करना होगा, और वो इन सारी चीज़ों को कर भी रही होती है काफ़ी ज़्यादा मज़े से। हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देख रही होती है। बुकिंग गैंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है आखिर इस औरत के साथ दिक्कत क्या है, लेकिन जब मैं उसके पास होता हूँ तो आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है कि धीरे धीरे मेरा कोल्ड टॉक्सिन, और ये कहते हुए किस करते हुए आगे बढ़ता है, मतलब किस करने के लिए, और कहता है धीरे धीरे वो कोल्ड टॉक्सिन जा रहा है, और ये कहते हुए शिद्दत से अपने काम पर भिड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। लिंशर एक लंबी सांस लेती और कहती फाइनली वो सो ही गया। वो उसकी तरफ देखती और कहती है कोल्ड टॉक्सिन का जो ये दर्द होता है उसके होस्ट को वो बहुत ज़्यादा होता है। वो कुछ ऐसा होता है कि हजारों तीर तुम्हारे ऊपर चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक इन सारी चीज़ों को मैनेज करके रखा था, यहाँ तक कि उसने मुझे अपनी कार के अंदर भी खींचा और इतने लंबे समय तक किसी भी कर कर रखा। आखिर इस बंदे के अंदर किस प्रकार की विल पावर है जो कि उसने इतने सारे दर्द को अपने अंदर तक झेल कर रखा है। लेकिन इसके कोल्ड टॉक्सिन की वजह से मेरा प्रोडक्शन फीवर बहुत ज़्यादा कम हो गया, और इसका भी काम हो ही गया। अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहती है लेकिन मेरे कपड़े बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, आखिर मुझे करना क्या चाहिए। और ये कहते उसकी तरफ देखते हुए कहती है वैसे, और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शुश, और इसके बाद हमें सिर्फ एक आवाज़ आती है शुश करके, और हमें दिखाया जाता है कि उसने उसके कपड़े पहन लिए होते हैं, मतलब उसकी शर्ट निकाल कर पहन ली होती है, उसने नंगा छोड़ दिया होता है। बुकेन गैंग उसके ना जवाब देने पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है मेरे पास इतना ज़्यादा सब्र नहीं है, मुझे जल्दी से जवाब दो, किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। लिंशर अपने मन में कहती है क्रैप, मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, मैं खुद को और ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकती, ये ड्रग मेरे अंदर से किक इन कर रहा है। तभी वो मुस्कुराती और कहती है ठीक है, मेरे पास एक रास्ता तो है ही, और मुझे लगता है कि ये टाइम भी बिल्कुल सही है इन सारी चीज़ों के लिए। और ये कहते उसकी टाई पकड़ लेती है और कहती है मेरे अंदर आग है और तुम्हारे अंदर ठंडक, तो लगता है कि हमें इन सारी चीज़ों को एक्सचेंज करना होगा और दोनों के अंदर के टेम्परेचर को बराबर करना होगा, और वो इन सारी चीज़ों को कर भी रही होती है काफ़ी ज़्यादा मज़े से। हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देख रही होती है। बुकिंग गैंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है आखिर इस औरत के साथ दिक्कत क्या है, लेकिन जब मैं उसके पास होता हूँ तो आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है कि धीरे धीरे मेरा कोल्ड टॉक्सिन, और ये कहते हुए किस करते हुए आगे बढ़ता है, मतलब किस करने के लिए, और कहता है धीरे धीरे वो कोल्ड टॉक्सिन जा रहा है, और ये कहते हुए शिद्दत से अपने काम पर भिड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। लिंशर एक लंबी सांस लेती और कहती फाइनली वो सो ही गया। वो उसकी तरफ देखती और कहती है कोल्ड टॉक्सिन का जो ये दर्द होता है उसके होस्ट को वो बहुत ज़्यादा होता है। वो कुछ ऐसा होता है कि हजारों तीर तुम्हारे ऊपर चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक इन सारी चीज़ों को मैनेज करके रखा था, यहाँ तक कि उसने मुझे अपनी कार के अंदर भी खींचा और इतने लंबे समय तक किसी भी कर रखा। आखिर इस बंदे के अंदर किस प्रकार की विल पावर है जो कि उसने इतने सारे दर्द को अपने अंदर तक झेल कर रखा है। लेकिन इसके कोल्ड टॉक्सिन की वजह से मेरा प्रोडक्शन फीवर बहुत ज़्यादा कम हो गया, और इसका भी काम हो ही गया।
अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन मेरे कपड़े बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, आखिर मुझे करना क्या चाहिए? और ये कहते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती है, वैसे? और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शुश। और इसके बाद हमें सिर्फ एक आवाज़ आती है शुश करके, और हमें दिखाया जाता है कि उसने उसके कपड़े पहन लिए होते हैं, मतलब उसकी शर्ट निकाल कर पहन ली होती है, उसने नंगा छोड़ दिया होता है। उसे आँख मारती हुए कहती है, वैसे मैंने तुम्हारी शर्ट ही ली है, इसे एक पेमेंट समझना, उतनी इंटेंस किसकी? वो दोबारा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैंने आज तक इतना ज़्यादा हैंडसम बंदा नहीं देखा, आखिर ये कितना ज़्यादा सेड्यूसिंग है। इसके बाद वो वहाँ से एक पेन उठाती है और कहती है, नहीं रुको, अभी मेरे पास उसकी बॉडी को एडमायर करने का समय नहीं है। बात भले जो भी हो, उसने मेरी मदद करी और उसका फेवर है मुझ पर। इसके बाद वो कुछ लिखना शुरू कर देती है और कहती है, कोल्ड टॉक्सिन बहुत ज़्यादा रेयर होता है और मैं एक मैजिकल विजार्ड की सक्सेसर हूँ, मैं सिर्फ ये खड़े रहकर इन सारी चीज़ों को नहीं देख सकती, मैं कभी ना कभी किसी न किसी दिन तुम्हें रिपे ज़रूर करूँगी। और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाती है और उसे फेयरवेल कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बुक इन गैंग को, जिसके चेहरे पर उसने अपना नाम लिख रखा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है जंगल की तरफ, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। वो अपने मन में कहती है, इस होस्ट की बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ तक कि ये खड़ी भी नहीं हो पा रही है, मैं अकेली यहाँ पर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो आखिर मैं उन सारी चीज़ों का बदला कैसे ले पाऊंगी? मुझे लगता है कि मैं कभी ना कभी, अभी नहीं तो कुछ देर के बाद, हाइड्रेशन से ही मर जाऊंगी, डिहाइड्रेशन से। और ये कहते हुए एक पेड़ के पास बैठ जाती है और कहती है, मुझे लगता है कि मुझे उस कार को पहले ही ले लेना चाहिए था, वैसे भी तो वो सोया ही था, बस मुझे उस कार से उसे उतारना था, रोड के साइड में फेंकना था और मेरी वो कार हो जाती थी। वैसे भी ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होती, यहाँ पर मैं डिहाइड्रेशन से मर रही हूँ इस जंगल के अंदर, जहाँ पर दूर दूर तक किसी भी चीज़ का निशान नहीं है, ये बेहतर होता कि मैं उसकी कार ही चोर लेती। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हल्की सी आवाज़ आती है और एक पेंडेंट जैसी चीज़ को दिखाया जाता है। वो उसकी तरफ देखती और कहती, हाँ। तभी उसकी नज़र उसकी तरफ जाती और कहती, ये तो, वो उसे अपने हाथ में उठा लेती और कहती है, ये तो एक मैजिकल जेड है, ये तो वही मैजिकल जेड है जिसके बारे में अपनी प्रीवियस ज़िंदगी में स्टडीज़ कर रही थी, आखिर ये मेरे साथ यहाँ पर कैसे आ सकता है? तभी वो अचानक से ही वो जेड चमकना शुरू हो जाता है और उसकी चमक धीरे धीरे बढ़ते ही जाती है, जिससे वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब दोबारा वो अपनी आंखें खोलती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सामने की तरफ देखती है तो उसे एक बड़ी सी घड़ी दिखती है, जो कि नॉर्मल घड़ी से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, और हमें उस वर्ल्ड को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे नॉर्मल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। उसकी तरफ देखते हुए कहती है, वाह, ये तो, वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, उसकी आंखें चमकने लगती है और कहती है, मुझे लगता है कि भगवान मेरे पर बहुत ज़्यादा रहम कर रहा है, मुझे लगता है कि मेरी गोल्डन फिंगर है ज़िंदगी में। वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मैं एक रिलम के अंदर हूँ, वो ये डिवाइस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इस, मुझे लगता है कि IMBA डिवाइस है। तभी वो सामने की तरफ देखती और कहती है, यहाँ पर कुछ तो चमक रहा है। और ये कहते हुए नीचे से एक पत्थर उठाती है और सामने की तरफ मार देती है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किस चीज़ को मार रही होती है। वो होता है एक ब्यूटी फ्रूट, जिसकी क्वालिटी बताई जाती है कि आखिर वो करता क्या है। इसका इफेक्ट है कि वो कॉस्मेटिक केयर करता है, आपकी स्किन को स्मूथ फ्लोलेस बनाता है, बॉडी शेप सुधारता है, तुम्हारी बॉडी को थोड़ा कर्वी बनाता है, थोड़ा रीबिल्ड करता है, और कई सारी चीज़ों को सही करता है। एक प्रकार से भाई मेकअप कर रही है वो अपना। उसके हाथ में वो फ्रूट होता है, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती और कहती है, ये तो, वो उसकी तरफ देखती है जहाँ पर वो चमक रहा होता है, और वो अपने मन में कहती है, ये एक मैजिकल फ्रूट है जिसने यहाँ के कई सारे एसेंस को एब्जॉर्व किया है, मुझे लगता है कि इससे मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और ये कहते उसे खाना शुरू कर देती है। इसके बाद जैसे ही उसे खाती है, एकदम से उसकी बॉडी में कुछ होना शुरू हो जाती है, उसे पावर महसूस होती है, जो कि धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रही होती है। इसके बाद वो कुछ चीखें और आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उस चीज़ से, जैसे कि अपन किसी चीज़ को खाते हैं ना, कितना खुश हो जाते हैं, उसी तरीके से वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, इसने बिल्कुल मेरी, वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, इसने मेरी शरीर को बिल्कुल पूरी तरीके से हील कर दिया है, ये तो मेरी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, मेरे हाथ तो पहले से भी ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। तभी मैं बता, तभी बैकग्राउंड से किसी प्रकार की डीप वॉइस आती है और वो कहता है, हाँ बहुत बढ़िया, ये एक बाइट तुम्हारी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकती है, तुम्हें हेल्दी और स्ट्रांग बना सकती है, और तुम्हारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोई कर सकती है, एक गॉडेस की तरह। इसके अंदर में दिखाया जाता है लिंशर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है, मुझे लगता है इस होस्ट, इसके अंदर में दिखाया जाता है लिंशर को, जो कि उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, और वो कहती है, इस होस्ट की जो नियर साइटनेस थी वो भी जा चुकी है, चश्मे का नंबर, अब मैं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्लियरली देख सकती हूँ एक डिस्टेंस तक, यहाँ तक कि मुझे यहाँ की तितलियों की फड़फड़ाने की आवाज़ भी आ रही है। तभी दोबारा वो जो नरेटर होता है अपनी बैकग्राउंड वॉइस में, काफ़ी डीप वॉइस में कहता है, बहुत खूबसूरत, इस दुनिया को शाम कर लो और हर अमीर आदमी के दिल को जीत लो और इस दुनिया की क्वीन बन जाओ। लेकिन तभी लिंशर उसे एक पंच मारते हुए कहती है, आखिर तुम हो कौन जो मेरे सीन्स को चुराने की कोशिश कर रही हो? दोबारा वो बैकग्राउंड नरेटर अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं यहाँ का ऑफिशियल बैकग्राउंड नरेटर हूँ,
इसके अंदर में दिखाया जाता है कि वो उस रेलम से बाहर निकलती है। वो सामने की तरफ देखती है और कहती है, मैं उस रेलम में लगभग 3 से 4 घंटे रही हूँ, लेकिन जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कुछ देर का ही समय हुआ है। मुझे लगता है कि इन दोनों जगह में समय बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। वो उस जेट की तरफ देखती और कहती है, मुझे लगता है कि मैं अपनी पावर्स को काफ़ी जल्दी रीगेन कर सकती हूँ इस रेलम की हेल्प से। और ये कहते हम दिखाया जाता है उसके हाथ में उस जेट पेंडेंट को, और कहती अब, और ये कहते हुए मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है, अब ये समय आ चुका है बदला लेने का। इसके बाद हमें बिल्कुल एक नई जगह को दिखाया जाता है, एक पेंट हाउस को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे मेल लीड बू गैंग को, जो कि शांति से बैठा हुआ होता है। तभी कोई दरवाज़ा खोलता है और कहता है, बॉस। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसके पास आता है और वो कहता है, बॉस आखिर आपको महसूस कैसा हो रहा है, कि आपको कहीं दर्द हो रहा है? वो उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है, मुझसे दूर हटो। लेकिन वो एक कुत्ते की तरह बस उसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है। वो रोना शुरू कर देता है और कहता है, ये कोल्ड टॉक्सिन लगभग हर महीने आपके पास आ ही जाता है, लेकिन इस बार चीज़ें अलग थी। ये लगभग 1 महीने में 2 बार आ चुका है, आधा महीना भी नहीं हुआ दोबारा आपको वो पैनिक अटैक आ गया। यहाँ तक कि इस बार उसका कोई सिग्नल भी नहीं था। ये कहते हुए रोना शुरू कर देता है। तभी वो धीमी आवाज़ में कहता है, डॉक्टर वुयांग प्लीज़ यहाँ पर आकर बॉस को एक बार देखिए। इसके बाद में उस डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कहता है, वैसे जिस चीज़ के लिए वो सफ़र कर रहा है वो बस कुछ ऐसा है जैसे कि कोई अपनी मौत की भीख मांग रहा हो धीरे धीरे, कि बस मुझे मार दो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास ये जो बॉस कोल्ड वाइब्स है वो तुम्हें मैच नहीं करती इस वक्त, जिस वक्त तुम बीमार हो? लेकिन बुकिंग गैंग उसकी बातों को कोई भी जवाब नहीं देता, जिस चीज़ से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।